है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में लर्न हिंदी। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का पूरा स्टोरी समझ ली थी पूरी हमने, और अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। जितने भी प्रश्न टेक्स्ट बुक में हैं आपके, वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। और तो बच्चों, आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। इसी वीडियो में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते थे? अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद करने का एक कारण यह था कि एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को धुतकार दिया था। इसी कारण उन्हें उम्र भर वो रोते रहते थे, इसलिए उन्हें नूह के नाम से याद किया जाता था। ठीक है। सेकंड प्रश्न है आपका, लेखक की माँ किस समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी? तो वो कौन सा समय था? स्टोरी में जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि लेखक की माँ शाम के समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना किया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं और वो हमें बद्दुआ देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? तो प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम ये हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया। हमारी प्रकृति में जब भी असंतुलन आता है तो क्या होता है? मौसम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो क्या हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया कि कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, एकदम से ठंड पड़ जाना, एकदम से गर्मी हो जाना, तूफान आ जाना, ठीक है, सैलाब आ जाना, ये सब चीजें। तो हम लिखने वाली भाषा में क्या लिखेंगे कि प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम ये हुआ कि मौसम अनिश्चित हो गया। ठीक है, मौसम बदलने लगा। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी और बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग, ये सारे प्रकृति में आए असंतुलन के कारण ही हो रहे थे। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चले हम। लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा था? लेखक के घर में कबूतरों ने 2 अंडे दिए थे। एक अंडा बिल्ली के द्वारा टूट गया, बिल्ली ने तोड़ दिया। तो दूसरा अंडा बचा था, तो लेखक की मां के द्वारा उसे बचाने का प्रयास करते हुए वो अंडा भी टूट गया, जिसके कारण उनकी मां जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और प्रायश्चित करने के लिए लेखक की मां ने पूरा दिन रोजा रखा। ठीक है बच्चों। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलावों को महसूस किया। जैसे पहले बड़े बड़े घर, आंगन और दालान होते थे, अब डिब्बे जैसे छोटे छोटे से घर होने लगे। लोगों को गुजारा करना भी मुश्किल होता था उसमें। चारों ओर इमारतें और केवल इमारतें ही पाई जाती थी। खुले स्थानों पर पशु पक्षियों के रहने के स्थानों का अभाव हो गया था। ठीक है, इतना खुला स्थान रहता ही नहीं था, चारों तरफ इमारतें इमारतें दिखाई देती थी। पहले पशु पक्षियों को घरों में स्थान मिलता था, आज उनके लिए घर आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव स्वार्थी हो गया है और भावनाएं भी उनके अंदर से समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या बदलाव उन्होंने महसूस किया कि पहले घर कैसे हुआ करते थे। घर आंगन में सब मिलजुल कर परिवार रहा करता था, अब एक सीमित हो गया। ठीक है, अब डिब्बे जैसे घर होने लगे, लोगों का गुजारा भी मुश्किल से होता है। समुंदर के आगे भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं और इतनी ज़्यादा खुले स्थान कुछ रह नहीं गए हैं, तो पशु पक्षियों के रहने का भी अभाव होता जा रहा है। उसके बाद पहले तो पशु पक्षी जो है घरों में भी अपना स्थान बना लेते थे, उनको स्थान मिलता था, लेकिन अब घरों का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि मानव बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया है और भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेरा लगाने से आप क्या समझते हैं? डेरा डालने का आशय है। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं?
डेरा डालने से का आशय है कि अस्थायी रूप से बसना, मतलब आप स्थायी नहीं हो लेकिन अस्थायी रूप से बसना। आजकल पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिलती, इसलिए वे इमारतों में अपना डेरा जमा लेते हैं। समझ में आया? डेरा जमाना, जैसे चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पे बना लेती है, जैसे कबूतर कभी कभी अपना घोंसला घर के अंदर बना देते हैं घुसकर। जब सारी जगह से रास्ते बंद हो गए तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसमें ये अपना डेरा जमा लेते हैं। ठीक है, तो लिखने वाली भाषा में क्या होगा? डेरा डालने का आशय है अस्थायी रूप से बसना। ठीक है, वहां रहना, अस्थायी रूप से रहना। आजकल पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो क्या करते हैं? इमारतों में ही अपना डेरा जमा लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला जोटा रेंगता हुआ देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ गए थे? तो बच्चों, क्यों उठ गए थे? शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला जोटा रेंगता हुआ देखकर भोजन छोड़कर उठ गए थे क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने उस जोटे को घर से बेघर कर दिया था। अतः बिना समय गवाए वो उस जोटे को उठाकर उसके घर अर्थात कुएं पर छोड़ने जा रहे थे। छोड़ आते हैं। इससे पता चलता है कि वो शीघ्र ही अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहते हैं। बच्चों, आपने इसकी स्टोरी लास्ट वीडियो में देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगी, नीचे इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप बिल्कुल वहां जाकर इसकी पूरी स्टोरी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस स्टोरी में यही था कि जो शेख अयाज जी जो हैं लश्कर के पिताजी, वो कुएं से नहा कर आ रहे थे। नहा के जैसे आते हैं तो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी माँ जो है वो उनके लिए खाना परसती हैं। तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उन्होंने देखा कि वो जो कुएं के पास पानी में जो काले कलर के रेंगते रहते हैं, जिसको कीचुए भी बोलते हैं, है ना, तो वो उनके साथ ऐसे बाजू के साथ में आ जाते हैं। अब जब आ जाते हैं और जब खाना खाने बैठते हैं वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका घर वहाँ है जोटे का, जिसको काला जोटा ये लोग बोलते हैं, रेंगता हुआ। तो काला जोटा जो है वो उसका स्थान वहां था, वहां उसका घर था, तो मैंने उसके घर से उसको अलग कर दिया। ये भावना उनके मन में आती है और वो उसी समय जो है खाना छोड़कर उठ जाते हैं और पहले उससे वहां छोड़ कर आते ताकि वो अपने भूल का जल्दी से जल्दी प्रायश्चित कर लेना चाहते थे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जितनी भी आबादी बढ़ रही है उसका अपने पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। आबादी बढ़ रही है, इससे क्या होगा? पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण है आबादी का बढ़ना। बढ़ती आवास की समस्या से निपटने के लिए मानव क्या कर रहा है? समुद्र की लहरें बिल्कुल सीमित हो गई हैं, वहां पर भी घर खड़े कर दिए हैं। समुद्र के रेतीले तटों पर भी मानव ने नहीं छोड़ा, वहां भी मतलब इंसानों ने वहां पे बस्ती बना ली, घर बना लिए। ठीक है, जंगल भी नहीं छोड़ा क्योंकि जंगल में भी पेड़ पौधों को काट कर उन्होंने अपना स्थान बना लिया, घर बना लिया। परिणाम ये निकला कि पशु पक्षियों के रहने के लिए भी जगह नहीं बची। इवन जब वो किसी घर में रहा करते थे पशु पक्षी, तो घरों में भी जाली डाल दी या प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कबूतर अंदर ना आए, चिड़िया अंदर नहीं आए, और वो भी प्रोटेक्शन उन्होंने कर लिया। तो पशु पक्षियों को रहने के लिए भी जगह नहीं बची और प्राकृतिक आपदाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जैसे भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, कभी गर्मी तो कभी तेज वर्षा होने लगती थी। ठीक है, ये अभी भी जो तेज वर्षा होने लगती है, इन सब के कारण कई बीमारियां भी हो रही हैं। इस तरह के वातावरण में असंतुलन का जनजीवन पर और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार जो पर्यावरण का असंतुलन आ गया है,
इसके कारण जनजीवन का यानी जो लोग हैं लोगों के जीवन पे भी इफेक्ट पड़ा है और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था और कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बराबर लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय दोनों गंदा होता रहता था, गंदे होते रहते थे। ठीक है, इसीलिए कबूतरों से अपने घर के बचाव के लिए लेखक की पत्नी ने क्या किया कि खिड़कियों में जाली लगवा दी। ठीक है बच्चों, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र का लगातार सिमटना समुद्र के गुस्से की वजह थी कि कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और बेचारा समुद्र लगातार अपना स्वरूप छोटा बनाते हुए सिमटता चला जा रहा था। पहले तो उसने अपनी टांगों को समेटा, फिर उकड़ुकू बैठ गया, ठीक है, फिर खड़ा हो गया और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। समुद्र को गुस्सा आ गया और जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। ठीक है, एक वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरा। जहाजों में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किस में कितना, कौन है, कैसे हो पहचान। इस पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है, इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण मिट्टी से ही हुआ है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है सबको, अर्थात सभी मनुष्य समान हैं और उनमें कोई भी भेदभाव करना उचित नहीं है। और वो ये भी कहता है कि पशु पक्षियों को भी ईश्वर ने बनाया है और हम इंसानों को भी ईश्वर ने बनाया, तो भेदभाव हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसे अलग अलग पहचानना उचित नहीं है, व्यर्थ है। तो बच्चों, ये जो घटना है ये उस समय की है। आपने स्टोरी अगर देखी होगी लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए आप। ठीक है, लिंक दी हुई है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये घटना उस समय की है बच्चों, जब लेखक जो है रास्ते पे से जा रहा था और अचानक एक जख्मी कुत्ता सामने आ जाता है। तो जो लेखक है, ठीक है, तो इस्लाम में क्या है, कुत्तों को अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो उसको धुतकारते हुए उन्होंने कहा कि चल भाग यहाँ से, धुतकारा उन्हें, ठीक है, जाओ यहाँ से। तो धुतकारने पर कुत्ते ने क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया कि देखो, क्योंकि पशु पक्षियों की भाषा जो है ये समझते थे, ठीक है, जो लश्कर हैं वो समझते थे। तो इसीलिए जब कुत्ते ने क्या जवाब दिया, कुत्ते ने ये जवाब दिया कि भाई मैं अपनी मर्जी से तो कुत्ता नहीं, ठीक है, और तुम अपनी मर्जी से इंसान नहीं हो, तो हम दोनों को बनाने वाला तो एक ही है। जब ये भावना अंदर आई लेखक के और लेखक ने देखा कि कुत्ते ने मुझे किस तरीके से किया, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, उनकी भावनाएं जो है उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उसके बाद फिर वो रोते रहे जीवन भर। उन्होंने बहुत मंथन किया और उसके बाद ये सोचकर ये पंक्ति उस समय कवि ने कही थी, उस समय लेखक ने ये पंक्ति कही थी जब ये प्रसंग हुआ था स्टोरी। ठीक है बच्चों, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उपयुक्त पंक्ति का आशय ये है कि उदार और महान होने के कारण बड़े लोगों में अपनी इंद्रियों को काबू करने की क्षमता नहीं होती, कि होती है या नहीं होती। जो जितना बड़ा होता है उससे उतना ही कम गुस्सा होता है। बच्चों, जो जितना बड़ा होता है उससे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने कहा है कि उदार
और महान होने के कारण बड़े लोगों में अपनी इंद्रियों को काबू करने की क्षमता होती है। वो क्षमाशील होते हैं, आसानी से क्षमा कर देते हैं। वैसे ही महानता क्रोध करने और दंड देने में न होकर क्षमा करने में होती है। लेकिन उन्हें अत्यधिक परेशान किया जाए तो वे शांत नहीं रहते। इस पंक्ति में समुद्र के लिए कही गई है। ये जो पंक्तियां हैं ये समुद्र के लिए कही गई है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण समुद्र को समेट दिया, इतना समेट दिया कि एक टाइम तक वैसे तो समुद्र कैसा है, उदार है, महान है, ठीक है, अपनी इंद्रियों को काबू करने की क्षमता है। लेकिन जब उसे समेटते गए, मनुष्य जब उसे समेटता गया तो एक टाइम पर क्या आया, एक टाइम पर क्या हुआ, उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है, और उसने अपनी लहरों पर चलते हुए जहाजों को उछालकर दूर फेंक दिया। अगला प्रश्न है आपका कि इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सकते थे उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा लगा लिया। ठीक है, तो इस पंक्ति का क्या आशय है, आप क्या समझते हैं, क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन पर आप नजर डालिए। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया और इसमें से कुछ तो शहर छोड़कर ही चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा लगा लिया। इस पंक्ति का आशय है कि बढ़ते हुए शहरीकरण ने पक्षियों से उनके घर छीन लिए। इसलिए कुछ तो पक्षी जो हैं वो उन्होंने अपने ठिकाने बदल लिए और कुछ शहर छोड़कर चले गए। ठीक है, शहर की इमारतों में अपने नए ठिकाने उन्होंने बना लिए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि आज मानव इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने में ज़रा भी वो हिचकिचाहट उसको नहीं होती, झिझकता नहीं है। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इस पंक्ति में छिपी हुई भावना को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया है कि स्टोरी में इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि इंसान हो या पशु पक्षी सभी समान होते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को उसके घर से बेघर करें। शेख अयाज के पिता दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने काले जौटे को अपनी बाह पे ऐसे चढ़कर ऐसे रेंगते हुए देखा, ठीक है, उनके घर तक आ गया, जो कि है ना, वो खाना छोड़कर उसी वक्त उठ गए और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि इस पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब मैं इसे वापस अपने घर छोड़ कर आऊंगा। ठीक है, तो उनके पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। इस पंक्तियों में उनकी उदार और स्पष्टवादी भावना छुपी हुई है। कैसी भावना छुपी हुई है, यही पूछा था आंसर में। ठीक है, कैसी भावना? उनकी उदारता और स्पष्टवादिता की भावना, स्पष्ट बोलने की बात और उदार होने की बात, ये दोनों भावनाएं, उदार और स्पष्टता, दोनों भावनाएं छिपी हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुछ ओरल प्रश्न हैं, आपके मौखिक प्रश्न हैं जो कि आपके अभ्यास पुस्तक में दिए हुए हैं। उन पर भी हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो इसका आंसर है कि बड़े बड़े बिल्डर लगातार बढ़ती आबादी के
आवास की समस्या से निपटने के लिए समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। वे समुद्र की जमीन हथिया रहे थे ताकि उस पर इमारतें खड़ी कर सकें और धन कमा सकें। आबादी इतनी बढ़ गई थी कि उनके रहने की समस्या को दूर करने के लिए वो समुद्र को पीछे धकेल रहे थे, और ताकि वो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बना सके और धन कमा सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि लेखक का घर किस शहर में था। लेखक का घर पहले ग्वालियर में था और बाद में मुंबई में बरसोवा नामक स्थान में वो रहने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। पहले लोग बड़े बड़े घरों में संयुक्त परिवार के साथ रहते थे, एक साथ रहते थे सभी लोग। ठीक है, लेकिन यानी बड़े परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब सब लोग व्यक्तिवादी भावना से अभिभूत हो गए हैं। ठीक है, इसलिए लेखक के राजाशन जीवन को फोने होने जिन्ने जैसे पत्रों में मिलने लगा है। मतलब ये है, आपको यही आंसर देना है कि जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। तो छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है, जहाँ पे मुश्किल से गुजारा होता है लोगों का। पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहा करते थे, लेकिन अब, और क्यों, किस भावना के कारण? क्योंकि सभी लोग व्यक्तिवादी भावना से अभिभूत हो गए हैं। उनमें पर्सनल ईगो, स्वार्थी हो गए हैं। मतलब मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में भी रहना उसको ठीक लग रहा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके दोनों अंडे फूट गए थे, और एक को बिल्ली ने खा लिया था और दूसरा लेखक की मां के हाथ से टूट गया था। भाषा अध्ययन के कुछ उदाहरण हैं, हम समझते हैं बच्चों। उदाहरण के अनुसार क्या है कि वाक्य में कारक चिन्हों को पहचानना है हमें। ठीक है, कि कौन सा कारक है, तो हम समझते हैं। ठीक है, माँ ने भोजन परोसा, कर्ता। ठीक है, माँ ने भोजन परोसा, यानी कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, माँ है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। ठीक है, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। तो अब आपको ये पहचानना है कि वाक्यों में कारक चिन्हों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। तो कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं हम। माँ ने भोजन परोसा। ठीक है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। तो बच्चों, सबसे पहला वाला जो है माँ ने भोजन परोसा, ये आपका हो गया कर्ता कारक। चलो बच्चों, फिर समझते हैं कि अभी हमने क्या समझा कि माँ ने भोजन परोसा, तो यानी कि परोसने वाला कौन है, माँ है। तो करने वाला कौन है, माँ है। ठीक है, तो क्या हुआ, कर्ता कारक। ठीक है, वो हुआ कर्ता कारक। सेकंड आपका है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, संप्रदान कारक। ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं आपको कारक को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अलग से इसका एक सेशन आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको कारक को अच्छे से समझना है तो इससे रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। संप्रदान यानी कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, वो बता रहे हैं कि मैं किसी के लिए, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। ठीक है, किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, तो संप्रदान कारक। ठीक है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया।
ये संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को, तो यहाँ पर हम संबंध कारक होगा। ठीक है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, अधिकरण कारक। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकरण कारक, क्योंकि वो इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी, अधिकार, इसीलिए वो अधिकरण, अधिकार करने के लिए एक प्लेस ढूंढ रहे थे, इसलिए वो इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ठीक है। अब दरिया पर जाओ, 6 नंबर देखिए आप जरा, कि दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। ये लाइन जो बोली थी इसमें भी अधिकरण कारक है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाओ और तो आपको उसे दरिया पर जाओ तो आपको सलाम किया करो। तो ये किसने कहा, माँ ने कहा, अधिकार से कहा। ठीक है, लश्कर को अधिकार से कहा कि जब भी जाया करो तो सलाम किया करो वहां पर, तो ये अधिकरण कारक। ठीक है बच्चों, माँ ने भोजन परोसा, कर्ता करने वाली माँ है, तो इसमें नाम मेंशन है, संज्ञा दी गई है, इसलिए कर्ता कारक। ठीक है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं, वो स्वयं है। ठीक है, तो संप्रदान कारक। आगे, मैंने एक घर वालों को बेघर कर दिया, ये संबंध को दर्शाता है, तो संबंध कारक। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, मतलब वो अधिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे कि कहाँ पर वो घर से बेघर हो गए थे और अंडे भी फूट गए थे उनके। ठीक है, तो अधिकरण कारक। अब दरिया पर जाओ तो सलाम किया करो, तो माँ ने अधिकार से लश्कर को कहा कि जब भी जाओ तो सलाम किया करो, तो अधिकरण कारक। चलिए फिर आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में चेंज कीजिए। तो चींटी का क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा आप इसे, कि जब भी हिंदी है, हिंदी में एक वचन को बहुवचन से चेंज किया जाता है तो मात्राएं चेंज हो जाती है। जैसे चीटी, ध्यान दीजिए, चीटी में ट में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा चीटियाँ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो टी की बड़ी की मात्रा है ये छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ में आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। चीटी का चीटियां, घोड़ा का घोड़े, आ की मात्रा ए में कन्वर्ट हुई। ठीक है, तो घोड़ा का क्या होगा, घोड़े। ठीक है, आवाज का आवाजें। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में आपको चेंज करना है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी हम हिंदी में एक वचन को बहुवचन में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो मात्राएं चेंज हो जाती हैं लास्ट वर्ड की। जैसे चीटी टाव में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी की, तो जब हम इसे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे, तो ट में हो जाएगी छोटी ई की मात्रा, तो और या में चंद्र बिंदु, चीटियाँ। ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चीटी का क्या हो जाएगा, चीटियाँ, घोड़ा का घोड़े। इसी प्रकार बाकी वर्ड भी हैं जो आपको समझना होगा। आवाज का आवाजें। देखिए एक एक बिंदु जो लगा हुआ है ना बच्चों, इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न में अगर आपने गलतियां कर दी तो फिर वो क्या देगा आपको, चेक करने वाला। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा एक एक चीज़ें। ठीक है, तो चीटी का चीटियाँ, घोड़े का घोड़ा का घोड़े, आवाज़ का आवाज़ें, बिल का बिलें, फौज का फौजें, ऊपर बिंदु लगा हुआ है एक की मात्रा में, रोटी का रोटियाँ, रोटियाँ में बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे चीटियाँ में हुआ था। ठीक है बच्चों, बिंदु का बिंदुओं, दीवारें, टुकड़े। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, नुक्ता लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। नुक्ता यानी छोटा सा बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या होता है, जैसे दफा, दफा शब्द का प्रयोग, दफा में देखिए कोई भी बिंदु नहीं लगा है ना, कोई बिंदु नहीं लगा है, तो देखिए दफा में कोई भी बिंदु नहीं लगा है। ठीक है, तो जब कोई बिंदु नहीं लगा हुआ है
तो इसका अर्थ क्या हुआ, गणना संबंधी, ठीक है, कानून संबंधी, है ना। जैसे कि हम लोग सुनते ना, इतनी धारा लग गई, इसके दफा आपको ये सजा दी जाती, इस टाइप से जो है ये गणना संबंधी हो गया दफा। लेकिन इसी दफा में अगर एक नुक्ता लग गया, मतलब बिंदु लग गया, तो क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा दफा जाओ, यानी दूर हटो, ठीक है, दूर करना मतलब हो जाएगा इसका। यहां नीचे नुक्ता युक्त, नुक्ता रहित शब्द दिए गए हैं, इनको आप समझिए ध्यान से कि इनमें क्या अंतर है। जैसे सजा, सजा, सजाना, ठीक है, और सजा, नुक्ता लग गया, यानी ये दोनों की मीनिंग चेंज हो गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग किए गए। देखिए, एक बिंदी, बारीक बिंदी का फर्क है, बारीक बिंदी का फर्क, इसे समझिए। सजा और सजा, नाज नाज, जरा जरा, तेज तेज, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, नुक्ता लगाने से शब्द में परिवर्तन हो जाता है, यह भी हमने समझ लिया अच्छे से। अगला हम थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स पे एक नज़र मार लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्द लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे आजकल बहुत खराब है, क्या, जमाना या जमाना, जमाना बहुत खराब है, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको बहुत बारीक सी चीज है और आपको समझना पड़ेगा। पूरे कमरे को क्या करो, सजा दो, सिंपल, सजा दो, सजा नहीं देना, वो वाला सजा अलग हो जाएगा, मतलब सजा दो। अब चीनी तो देना, जरा चीनी देना, रिक्वेस्ट हो रही है, तो जरा, नुक्ता लग गया एक छोटा सा, ठीक है। माँ दही जमाना भूल गई, ठीक है बच्चों। दोषी, सजा दी गई, समझिए, कमरे को सजाना, वहां वो वाला सजा था, और दोषी को सजा दी है तो नुक्ता लग गया। महात्मा के चेहरे पर क्या था, तेज था, सिंपल सा तेज था। जहां पे कुछ एक बहुत क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट या कुछ एक हाईलाइट करना रहता है तो नुक्ता लगा देते हैं, ठीक है। जो सिंपल चीजें होती है उसमें नुक्ता नहीं लगता है। समझ गए बच्चों, एक बार फिर से बताऊं क्या, पूरे कमरे को सजा दो, सिंपल, थोड़ा सा चीनी देना, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो नुक्ता लग गया, ठीक है। माँ दही जमाना भूल गई, अरे एक सिंपल सा है सेंटेंस, तो जमाना भूल गई, भूल गई, भूल गई। दोषी को क्या, सजा दे रहे हैं, तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उस पर बल देने के लिए नुक्ता लगाया गया है। महात्मा के चेहरे पर तेज था, सिंपल तेज था, कोई बिंदी नहीं लगेगी। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी के लिए, हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी के लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हिंदी से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है आपकी तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए उस पर एक अलग से वीडियो बना सकूं। तो शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।